सवाल आप सभी पे लोगों का अपने YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये चैनल मैंने अपने पापा के लिए बनाया। इसमें मेरे पापा आप सभी दिन वह लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज के चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए और दीदी मेरे लोगों को पढ़ाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरी पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। और आजकल जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट में आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी आप पीछे जाइए, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला भी होता है, तो मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको यूनिट वाले चैप्टर में बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसी तरीके से उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का 7 डायमेंशंस होते हैं। पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूं। तो ये देख लीजिए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ मास। सबसे पहले मास आया था उधर भी, यहां पे उसको हम लिखते हैं एम से। ठीक, तो एम से लिखते हैं इसको, तो उसको एम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशनल फार्मूले में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, इसको लगाना जरूरी होता है। नंबर 2 होता है डायमेंशन ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, इसको हम एल से लिखते हैं। नंबर 3 डायमेंशन ऑफ टाइम, ये हमारा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा होता है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम के से कहते हैं, केल्विन। ठीक, और नंबर 5 हमारा होता है डायमेंशन ऑफ करंट, जिसको एम्पियर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद होता है डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारा होता है सी और डी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, सी डी। और 7वां होता है हमारा डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये जो होता है हमारा मोल, इसको लिखते हैं मोल से। ठीक, मैं सारे उन बच्चों को जो बात कहने जा रहा हूं सुन लीजिएगा, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आईआईटी और नीट में एग्जाम देकर सफल होना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में तो जानते हैं एमएलटी क्या होता है, आपके स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा होगा, कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन बाद वाले पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए क्या है कि आपको सब पे ध्यान देना है बराबर से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोल वाले का यूज होता है खासतौर से थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन में, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो सारा कंप्लीट को देखिएगा, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा, तभी आपका जो है आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने जैसे बताया था आपको यूनिट वाले में कि 2 तरीके की यूनिट होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो ये हमारे उसी तरीके से डायमेंशन में भी होता है, फंडामेंटल डायमेंशन और डिराइव्ड डायमेंशन। अब ये जो है फंडामेंटल डायमेंशन हमने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको डिराइव्ड डायमेंशन दिखाता हूं। तो बात स्टार्टिंग शुरू करते हैं बेसिक वाले से ही, क्योंकि वहीं से सारी बात होती है। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए इसका पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए।
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी फार्मूला हमें सही से याद होना चाहिए एग्जैक्टली, तभी हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। डायमेंशनल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं एल से और टाइम को मेजर करते हैं टी से। ठीक है, देखिए टी नीचे एल बाई टी हो गया, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल टी की पावर -1 और इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। इसका डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का हो गया एल टी पावर -1। अब दूसरे में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम दूसरा दिखा रहे हैं आपको। एक्सेलरेशन होता है फार्मूला जो उसका होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम होता है, टाइम टेकन होता है, टाइम ही लिख दिया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आ जाएगा एल टी -1। ठीक, और नीचे आ जाएगा ये हमारा टाइम। इस तरीके से इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा एल टी की पावर -2। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा। तो ये हमारा दो निकल आए, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक, अब इसका फार्मूला हमें याद था तो हमने निकाल दिया। अब मैं इसके बाद एक तीसरे इसका निकाल रहा हूं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मास की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो मास को जैसे हम इसका फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे एम से मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए एक्सेलरेशन को अभी हमने निकाला है एल टी -2, तो इसको यहां पे लिख देंगे एल टी -2। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा एम एल टी -2। ये हो गया फोर्स का हमारा डायमेंशनल फार्मूला। अब बच्चों में रुक करके आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर आप उस बात को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। देखिए नंबर 1, आप लोग जैसे जो पढ़ रहे हैं वो 3 तरीके के स्टूडेंट है। एक बिल्कुल फ्रेशर है, उन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है। दूसरे हैं जिनका 1 साल का कोर्स या कुछ समय का कोर्स निकल गया तो वो कुछ जानते हैं। नंबर बिल्कुल 3 है कि 2 साल का कोर्स कर चुके हैं और IIT और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको सारे फार्मूले पूरी कोर्स पता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, आपको डायमेंशन का जो आपका पहला चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है, उसके पीछे एक चार्ट बना हुआ है, कोई भी बुक ले लीजिए सब में बना है। तो आपको कुछ टर्म्स ऐसे लगेंगे कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ, ऐसा मत सोचिए। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा आपको हर एक टर्म के बारे में नॉलेज होती जाएगी। जैसे प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, या थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स हैं वो सब क्या होते हैं, तो सब आपको पता लगता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले तो घबराइएगा। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं, कहते सर ये पहले चैप्टर में क्या दे रखा है, तो उससे आपको जब आप फार्मूले को जान जाएंगे तब आप उसको डिराइव करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात आती है, और तब तक आप वेट करिए, अपना कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे करना है। अब मैं आता हूं जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके लिए। देखिए आप लोग एक गलती करते हो। गलती क्या करते हो कि कैजुअली इग्नोरिंग वे में पढ़ते हो, हल्के में मत पढ़िए। जो भी फार्मूला, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप पहली बार पढ़ रहे हो उसका फार्मूला आपको एग्जैक्टली आना चाहिए। एग्जैक्टली आएगा तो आप आराम से डायमेंशनल फार्मूला निकाल लोगे। और जेईई में और नीट में पहले ही क्वेश्चन इसका होता है, पहला या दूसरा क्वेश्चन इसका होता है, कहीं से भी घुमा के दे देते हैं। तो एग्जैक्टली फार्मूला याद होगा तो उसको कर लोगे। कभी इसको रटना मत, क्योंकि रटने वाला एक तो कंफ्यूज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कभी वो जिंदगी में याद ही नहीं कर पाएगा उसको, ये कंफर्म है। मैं कभी नहीं याद किया आज तक, मुझे सिर्फ पता है। अब इसमें मैंने अभी यहाँ पे फोर्स पे लिख के छोड़ दिया। देखिए फोर्स एक ऐसी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आपके 11th में अधिकतर फार्मूले इसी फोर्स से डिराइव होते हैं, जैसे वर्क, इंपल्स, सरफेस टेंशन, हमारा विस्कोसिटी या टॉर्क, या कोई और भी है जैसे यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, या फोर्स हर जगह लगा हुआ है। तो फोर्स का एक तो आप याद कर लीजिए सिंगल, इसी से सारे डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको सारा याद करना, सारा कोर्स करना तो सब कुछ याद रहना चाहिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। तो ये हमारा एक आ गया इस तरीके से, ये इतने चीज का डायमेंशनल फार्मूले हमने निकाल दिए। अब मैं और कुछ निकाल के दिखाता हूं, देखिए कैसे निकलते हैं और इसमें कहां से बात आगे बढ़ती है। एक और मैं निकाल के दिखा देता हूं जिसमें फोर्स तो नहीं यूज है, लेकिन इसी तरीके से करते हैं इसको। तो ये है हमारा डेंसिटी का। देखिए डेंसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है, बहुत जगह यूज होती है इसमें। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन
वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास को हम m से लिखते हैं और वॉल्यूम हमारा था मीटर क्यूब, मीटर को नापेंगे इसमें l क्यूब, तो ये आ गया हमारा ml-3। ये इसका डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आप निकाल लीजिएगा, फिर दिखाते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें दो टर्म होते हैं, खाली रिप्रेजेंटेशन का अंतर है और बाकी अंतर कुछ नहीं है। एक चीज होती है डायमेंशनल फार्मूला और दूसरा होता है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज होता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, दूसरा होता है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अंतर कुछ नहीं, लेकिन हमको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मतलब पता होना चाहिए क्या किस तरीके से क्या होता है। जैसे सपोज करिए हमने लिखा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का जो हमारा है वो है LT-2, डायमेंशनल फार्मूला। एक मैं और लिख देता हूं, मोमेंटम। मोमेंटम में जो है हमारा मोमेंटम का जो होता है mv होता है उसका फार्मूला, तो mLT-1, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक, दूसरा हम लिख देते हैं फोर्स। फोर्स हो गया हमारा mL-T-2। ठीक है, और एक और लिख देते हैं प्रेशर। प्रेशर को जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे mL-1 और T-2। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का, बाकी कोई अंतर नहीं है। डायमेंशनल इक्वेशन जब हम करते हैं तो यहां पर भी ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं और कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें जो फार्मूले में हम नहीं लगाते हैं ये, और इसमें इक्वेशन में लगा देते हैं, यही एक अंतर है। बताना मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि फोर्स याद रखिएगा, ठीक है, फोर्स को। तो देखिए एक सबसे पहले हमारा हम निकालने का आइडियल गैस इक्वेशन हम सभी को पता है, P बराबर nRT। जो लोग बच्चे नए हैं 11th में आए उन्होंने भी हाई स्कूल में पढ़ा होगा P बराबर nRT। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं PV बराबर nRT। ठीक, PV बराबर nRT। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, हमको किसका निकालना है? हमको R का निकालना है। ये जो लिखा है R का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो हमने R लिखा इस तरीके से, इसको कर लिया अरेंज, PV बटे N और T, ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे सबका लिखेंगे। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए फोर्स अधिकतर आ ही जाता है। ये हो गया वॉल्यूम और ये हमारा आ गया मोल्स और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक, टाइम और टेम्परेचर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। टाइम एंड टेम्परेचर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान से रखिएगा। एक ही लिख देते हैं, कई बार टेम्परेचर का लोग T लिख देते हैं, गलत हो जाता है। टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स हमारा हो गया। देखिए फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था आपको, mLT-2, ये हमने लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद हम वॉल्यूम का लिख दे रहे हैं L3, ठीक है, और ये उसके बाद एरिया नीचे आ रहा है तो एरिया होता है L²। ठीक है, N हो गया मोल। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में फंडामेंटल में आया था तो मोल आ गया, देखिए मोल। और टेम्परेचर को हम लिखते हैं K। ठीक, तो ये K हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए हम इसको अरेंज करेंगे। देखिए ये हमने L² काट दिया, L का क्यूब कट गया, इसमें बाकी सब वैसे ही है, कुछ नहीं हो रहा। L का L से मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी mL⁻², T⁻⁻2, मोल की पावर -1 और टेम्परेचर यानी K⁻⁻1। ये हमारा गैसियस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। बच्चों देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जरूरत होती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इससे किसी चीज से बचिए मत, उसकी प्रैक्टिस करिए, वो इजी हो जाती है। तो ये हमारा निकल आया। ठीक, ये मैं थोड़ा बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटी की आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं। छोटे मोटे क्लास में आप कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। अब देखिए अगला मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, उसका नाम है, उस चीज का नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है, टेंशन। ठीक, अब सरफेस टेंशन क्या होता है अगर मैं किसी से पूछूं तो सिंपल सी बात है, यदि सर की टेंशन फेस पे आ जाए तो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। क्यों?
नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सरफेस टेंशन जब पढ़ाऊंगा तो देख लीजिएगा कि क्या चीज होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ठीक। मैंने कहा था फोर्स का आप याद रखिए। अब देखिए फोर्स फिर से आ गया। अब देखिए फोर्स को हम लिख देंगे यहाँ पे एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई लेंथ हमारा एल से होगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, इस पे भी और ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया एम टी की पावर -2। अब देखिए ये ऐसे लिखा है हमने। अब इसको बुकों में या एग्जामिनेशन पेपर में एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं उसको। वो होता है एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 और एम की पावर 1। इस तरीके से भी कहीं कहीं लिख देते हैं। जो टर्म गायब है उसको 0 की पावर में लिख कर देते हैं, पता होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इलेक्ट्रिकल के चैप्टरों में। ठीक, इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में देखिए फोर्स किस तरीके से इलेक्ट्रिकल में भी काम आ रहा है वो भी देखिएगा आप। अब हमारा ये आ गया यहाँ पे फोर्स, रुकिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सबसे पहले हम निकाले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये सिंपल वाला फार्मूला होता है, एक दो फार्मूले और होते हैं इसके, लेकिन यही देखिए और इसी से डायमेंशनल फार्मूला निकालिएगा, वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए वर्क हमारा क्या होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों को पता ही है, और नीचे हो गया चार्ज। ठीक है, फिर आ गया फोर्स। ठीक, अब देखिए फोर्स का क्या है, फटाक से लिखेंगे एम एल टी की पावर -2। हमने इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रख दिया। डिस्प्लेसमेंट हमारा एल से रिप्रेजेंट होता है, ये आ गया। चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है ए और टी। ठीक है, हमारा हम आपको दिखा दें, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बराबर होता है आई टी। और मैंने फंडामेंटल में बताया था कि आई यानी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और टाइम को टी से, तो ये हमारा इसका हो गया ए टी। ठीक, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए क्या होगा इसमें ये चीज आ रही है ए टी। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अरेंज करेंगे इसको, तो हो गया एम एल की पावर 2 टी की पावर, देखिए टी एक नीचे है, -2 का ऊपर है, तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ठीक है, नॉर्मली जो लोग बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उनके सामने सब नाम ले लो, डर जाते हैं कैसे निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद जस्ट जैसे एक हमारा होता है रेजिस्टेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको रेजिस्टेंस का हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल डायमेंशनल फार्मूला। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। अब देखिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देखिए हमने ये निकला है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट क्या है, करंट है ए और टी। करंट हमारा ए टी से नहीं है, सॉरी ए है। ठीक है, करंट को हम केवल ए से लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ये ए भी ऊपर चला जाएगा, ये आएगा ए की पावर -1। ये हमारा आ गया इस तरीके से रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, देखिए कितना आसान होता है निकालना, जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ हमको प्रैक्टिस करने की। अब इसके बाद मैं एक और दिखा रहा हूं, फिर बात आगे बढ़ते हैं। मैं ये इलेक्ट्रिकल और ये सब इसलिए करवा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि हमको पूरे कोर्स की जितनी भी चीजें हैं वो सब आनी चाहिए, वरना हम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस कंपटीशन की दुनिया में। तो एक और टर्म होता है, उसको नाम होता है कैपेसिटेंस का होता है हमारा फॉर्मूला चार्ज Q/C।
इन ए क्यू बाई वी डिवाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमारा होता है, चार्ज होता है उसका फार्मूला होता है ए और टी, और पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। इसको हमने ऐसे लिखा, इसको अरेंज करेंगे, देखिए अरेंज करने पे क्या हो जाएगा, देखिए एम की पावर हो गया -1, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर हो जाएगा -2, टी ऊपर जाएगा पॉजिटिव जाएगा, टी की पावर 4 और ए की पावर 1। ये हमारा आ गया, सॉरी ये प्लस नहीं, प्लस होगा, ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बड़े इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको कुछ फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए और फार्मूले बिल्कुल सही सही पता होना चाहिए और किसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और बच्चों ध्यान रखना, टेम्परेचर और टाइम दोनों अलग है। टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे बच्चे गलती करते हैं, टेम्परेचर की टाइम लगा दिया और फिर हो गया गड़बड़, तो उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए फिजिक्स में जितने भी टर्म है उसमें 4 तरीके के वेरिएबल होते हैं, मैं उनको आपको दिखा दे रहा हूं डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से 4 तरीके के होते हैं, उसको आप देख लीजिए। देखिए नंबर 1 होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर 2 होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। नंबर 3 होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, और नंबर 4 होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं मैं बताता हूं। जैसे अधिकतर जो है, जैसे हो गया हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये सब जो है जिसकी यूनिट है वो सबका सब जो है हमारा आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स में, इनका डायमेंशन होता है। ठीक, ये इस तरीके से जितने भी आएंगे। नंबर 2 होता है कुछ ऐसे टर्म्स है फिजिक्स में, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिनका कहीं से भी ना तो यूनिट होती है इनकी और ना ही ये है इसका होता है कोई डायमेंशनल फार्मूला। अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कुछ कांस्टेंट हमारे, जैसे गैस कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे बहुत ढेर सारे कांस्टेंट हैं जिनकी फिजिक्स में है तो कांस्टेंट, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, वो बदलती नहीं है। लेकिन जैसे एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये भी कांस्टेंट है, परमिटिव वाला फ्री स्पेस, और इनका यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। और लास्ट में आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, लॉग हो गया, इनका जो है कोई भी जो है डायमेंशन, ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये ना तो यूनिट होती है और ना ही इनका जो होता है कोई डायमेंशनल फार्मूला। ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि अभी जब हम बड़े सवाल करेंगे तो उसमें फंसता है इस तरीके से मामला। ठीक, अब चलिए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे ये बढ़ाते हैं कि अब इसका यूज क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है। तो इसके बच्चों 3 यूज है। ठीक, 3 यूज है, इन तीनों यूजों को आप जान लीजिए कि क्या है। सबसे पहला यूज है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक तरीका होता है, वो मैं भी आपको दिखाता हूं। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं उसका यूज क्या है। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं कि इसका यूज नंबर 1 टू कन्वर्ट इसका यूज है फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम
वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू एन अदर सिस्टम। ये इसका नंबर 1 यूज है। नंबर 2 यूज है इसका टू चेक द करेक्टनेस। जैसे कोई फिजिकल इक्वेशन हमको दे रखी है और एग्जामिनेशन में पूछ लिया ये सही है, रिलेशन है या नहीं है, तो इसको आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूले की तरीके से। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल फार्मूला और फिजिकल रिलेशन, जो भी आप इसको कह लें, फिजिकल फार्मूला कह लें या फिजिकल रिलेशन कह लें, ये आपके ऊपर है। नंबर 3 है टू डेराइव एन एक्सप्रेशन among different physical quantity। ये इसके 3 यूज है। ठीक, अब इसमें से मैं आपको सबसे पहला वाला स्टार्ट करके दिखाता हूं, उसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर मैं नहीं निकाल रहा हूं तो आप इसको कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है पहले वाले पॉइंट पे कि टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं ये हमको निकालना है। टू कन्वर्ट है, ये गलत हो गई। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं ये हमें निकालना है डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जूल हमारा वर्क की फार्मूला है। ठीक है, वर्क का फार्मूला है, एनर्जी भी, इससे एनर्जी और वर्क इक्वल होता है तो एनर्जी का भी कह सकते हैं इसको। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² T⁻²। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही होता है। ठीक है, हमने क्या किया यहां पे इसको इस तरीके से लिख लिया m⁴ l⁴b और t⁴c, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम दोनों को कंपेयर करके यहाँ क्या करते हैं, साइड में वैल्यू लिख देते हैं। तो कंपेयर करने पे कह रहा है a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 2 और c की वैल्यू आ रही है -2। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ फार्मूला लगेगा N1U1 बराबर N2U2। ठीक, N1 हमारा जो है 1 जूल है और हमने इसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख लिया ml1b t1c, इसको ब्रैकेट में लिखा और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, और N2 में हम जो है इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं m2⁴a l2⁴b एंड t2⁴c, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अब करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। तो N2 = हमने क्या लिखा, m1 l1 t1 a b c, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई m2 l2 t2 a b and c, ये हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब m1 l1 क्या है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं SI और CGS। ठीक है, SI यूनिट में जो m होता है वो होता है 1 kg, इसको हम कह सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, और L होता है 1 मीटर, इसको कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। T होता है 1 सेकेंड, और ये इसका कन्वर्जन नहीं होता है किसी भी सिस्टम में। इसको हमने किया m1 l1 t1। और m2 हमारा क्या होता है, ये होता है 1 ग्राम ही होता है, और L2 हमारा क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है, और T2 क्या आएगा, वही 1 सेकंड आएगा, क्योंकि T2 का टाइम का जो है हर सिस्टम में यूनिट सेकंड ही होता है। ठीक है, अब हम इनको यहाँ पे रख देंगे।
तो फिर से यहाँ पे अरेंज करके लिखते हैं। तो देखिए m1 डिवाइडेड बाई m2 की पावर a, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर b और T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर c। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या करना, ए बी सी की वैल्यू यहां रख देते हैं, नहीं नीचे कर लेते हैं। m1 हमारा रहा 1000 डिवाइडेड बाई 1 की पावर a। ये आ रहा है L1 आ रहा है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 1 100 डिवाइडेड बाई 1 इसकी पावर b और 1 डिवाइडेड बाई 1 इसकी पावर c। ये आ रहा है। ठीक है, अब हम एबीसी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो देखिए a बराबर क्या है, a बराबर है हमारा 1, b बराबर क्या है, b बराबर है हमारा है 2 और c बराबर क्या है, c की वैल्यू है -2। ये आ गया इस तरीके से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1000 इंटू 100 इंटू 100, देखिए आ रहा है इसी तरीके से। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। n2 की वैल्यू आ रही है, n2 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 7, यानी कि अब इसको देखें तो हमारा 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ब्स आ गया अपने आप ही। ठीक है, तो इसका यही एक ही यूज है। अब एक सवाल मैं इसका और करवाता हूं, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे। इसमें हम एसआई से सीजीएस में बदल रहे थे, अगले वाले सवाल में हम सीजीएस से एसआई में बदलेंगे। ठीक, सवाल ये है, द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10 to the power -8 डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें एसआई यूनिट में निकालनी है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सबसे पहले तो देखते हैं वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन एक चैप्टर है और आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रेशर्स ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आगे वो पढ़ लेंगे। तो जी फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये वो जी है जिसकी वैल्यू वहां पे हमें दे रखी है और इसको एसआई यूनिट में निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करके जी की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 एंड m2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए फोर्स फिर से आ गया, आप इजीली निकाल लेंगे फोर्स की तुलना में। तो ये हमारा आ गया ml t की पावर -2, ये आ गया। r होता है हमारा l स्क्वायर, r स्क्वायर आ गया तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू m, ये आ गया। ये m से m कट गया, अब देखिए आ क्या रहा है, इस चीज को देख लीजिए आप। तो ये आ रहा है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला। अब देखिए कितना इजी होता है, अगर करते रहेंगे आप तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, मर्जी आपकी। अब देखिए इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख ले रहे हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब इसका कंपैरिजन करके हम यहाँ abc की वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो a की वैल्यू हमारी आ रही -1, b की वैल्यू आ रही है 3 और c की वैल्यू आ रही है -2। ये हमारा आया एबीसी की वैल्यू। ठीक, अब हम यहाँ पे दूसरा सिस्टम लगाते हैं। अब फिर वही लगेंगे, n1 u1 बराबर n2 u2, ये हमने लिख लिया। तो n1 हमारा जो दे रखा है वो देखा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 और u2 हम लिख सकते हैं m1 की पावर a, m1 की पावर a
L1 की पावर b एंड T1 की पावर c, इस तरीके से हमने लिख दिया। और N2 हमें निकालना है, ठीक। और M2 की पावर a, L2 की पावर b एंड T2 की पावर c, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख लिया। और फिर इसके बाद इसको अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज करने के बाद क्या हो रहा है, ये आ रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ये वाला, इंटू M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c, ब्रैकेट लगाया। और इसके नीचे इसको लिखेंगे M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर से इसको एक बार करते हैं, तो ये आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 M1 बटे M2 की पावर a, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर b एंड T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर c, ठीक है। अब हमको क्या करना है, CGS में दे रखा है, SI इसमें कन्वर्ट करना है। हमने एक डिफरेंशिएशन किया, तो M1 हमारा CGS में कितना है 1 ग्राम, L1 हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर और T1 हमारा कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे M2 हमारा कितना है 1 kg, ठीक है। अब इसमें किसी को भी चीज में कन्वर्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ये 1000 ग्राम हो जाएगा। L2 है हमारा 1 मीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर और T2 है हमारा 1 सेकेंड, ये यही रहता है, तो हमने रख दिया। अब जो भी वैल्यू रखना चाहे रख दिया, तो हम वही रख देते हैं उसी तरीके से। तो देखिए ये हो रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, M1 हमारा है 1, M1 डिवाइडेड बाई 1 की 1000, M2 की वैल्यू 1000 है, ठीक है, इसकी पावर a, L1 बना है, L2 की वैल्यू आ रही 100, ठीक, L2 की पावर आ रही 100 और 100 के बाद जो है इसकी पावर आ रही है b और ये 1 डिवाइडेड बाई 1, इसकी पावर आ रही है हमारी c, ठीक है बच्चों। अब देखिए ABC की वैल्यू रख रहे हैं, तो ABC की वैल्यू में a की वैल्यू है, ऊपर से देखेंगे यहाँ से -1 है, b की वैल्यू आ रही है 3 और c की वैल्यू आ रही है -2, आ गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 और ये आया, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, देखिए ये इस तरीके से आ गया। ये आने के बाद इसको हम 0 से 0 काटेंगे तो ये आपका सब सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से सॉल्व करने पे देखिएगा ये जगह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक। ये हमारी वैल्यू आ गई N2 की। तो देखिए इस तरीके से हम डिफरेंट यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सहारे से, ठीक। अब आते हैं सेकेंड बात पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो इसका यूज था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। देखिए इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ढेर सारे आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आइए इसका सेकंड देखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। देखिए एक रिलेशन हमको दे रखा है F = MA, हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो दोनों अगर फॉर्मूला ये सही है तो डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन आना चाहिए उतना राइट हैंड साइड में डायमेंशन आना चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mLT⁻², ये देखिए इस तरीके से आ गया। और m का होता है m सिंपल सा, और एक्सेलरेशन का होता है L⁻², ठीक है। ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब देखिए f हमारा ये है, तो देखिए इधर आ गया mLT⁻² और इधर आ रहा है mLT⁻², ये भी आ रहा है, इसको मिला देंगे तो आ गया mLT⁻²। इस तरीके से देखिए ये हमारा फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली बैलेंस है, ठीक है। अब दूसरा एक सवाल हम और लेते हैं। देखिए S = UT + ½ AT² एक दे रखा है। तो S जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, तो
तो इसको जो कहेंगे, इसका जो होता है डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। अब हम यूटी का निकालते हैं। यूटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, ये आपको सबको पता है, और टाइम का होता है टी। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी एल आ गया, ठीक। अब आ गया यूटी स्क्वायर, सॉरी एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर में क्या होगा, ए का जो फार्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस टू, ये हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और टी का हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा एल, ठीक। ये इस तरीके से हमारा आ गया। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो एल ये भी है, एल ये भी है, एल ये भी है, यानी कि एल डायमेंशनली कर रहे हैं, और उससे एल इजकल टू एल प्लस एल, ठीक है, यानी कि 2l हो जाएगा ये। लेकिन डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई वो नहीं बैलेंसिंग में, इसलिए एल दोनों तरफ हमारा ये फार्मूला भी डायमेंशनली बैलेंस है, ठीक। इस तरीके से हम किसी भी फिजिक्स की रिलेशन को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं कि नीचे दिए गया हमारा वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। हमारी जो एक फिजिक्स का फार्मूला आपको एबीसी में दे देंगे, और कहेंगे कि चेक करके बताइए कि ए ये है, बी वो है, सी ये है, तो ये फार्मूला सही है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट का पॉइंट ये है कि टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन रिलेशन। बच्चों हमारे पूरी फिजिक्स के चैप्टर में एक चैप्टर है विस्कोसिटी का, ठीक है। विस्कोसिटी में एक लॉ है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है डिटेल में तो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा जब विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ होता यह है कि स्टोक्स साहब थे महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक रिलेशन निकाला किस चीज में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, छोटा सा गोली, गोली कंचा आप लोगों ने नहीं खेला, हमने तो बहुत खेला है, वैसे ही था। यदि हम उसको, स्फीयर छोटा सा है जैसे छर्रा होता है, उसको यदि हम किसी लिक्विड में डालें, सपोज करिए वाटर में हम डाल लें, पानी की बाल्टी है हमारे पास, तो उसपे एक जगह नीचे डालेंगे, तो स्टार्टिंग में वो जाएगा तो नीचे से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, विस्कोसिटी का फोर्स लगेगा, ठीक। तो वो विस्कोसिटी का फोर्स का रिलेशन उन्होंने निकाला था, डायमेंशनल फार्मूले से यूज करके निकाला था, उसी को मैं दिखा देता हूं। बाकी बातें हम जो विस्कोसिटी पढ़ाएंगे तो उसको करेंगे। तो विस्कोसिटी जो होती है हमारे पास, उन्होंने एक फार्मूला निकाला। फार्मूला ये निकाला कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लग रहा है किसी स्फेरिकल बॉडी पे जो कि लिक्विड बना जाता है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे, रेडियस ऑफ स्फीयर पे, एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर पे, जो फाइनली वो कर लेगा, ठीक है। ये उन्होंने वहां पे निकाला। अब इसको क्या करना था, तो उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर ईटा की पावर a, r की पावर b एंड v की पावर c। ये चीज उन्होंने लिखा। अब a b c की वैल्यू क्या आएगी ये नहीं डिराइव हो पा रहा था, तब उन्होंने इस मेथड का यूज किया, और सारी किताबों में यही लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि देखिए इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का देखिए होता है m l t की पावर माइनस टू, ठीक, और ईटा का होता है m l माइनस वन t की पावर माइनस वन, ठीक, और r होता है l और v होता है हमारा l t माइनस वन, ये हमारा हमको पता है, ठीक। अब इसका यूज कर दिया गया, तो इसका जब यूज किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला यहाँ रखा गया। पहले तो उन्होंने सिंपली एक यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया, यहाँ पे लिखा F इजिकल टू के ईटा की पावर a, r की पावर b, r की पावर b, v की पावर c, यहाँ कांस्टेंट लिया है। फिर यहाँ लिखा फोर्स m l t की पावर माइनस टू, ठीक, यहाँ लिखा k, और उसके बाद ईटा का जो हमारा आया वो आया m l की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस वन, ये आ गया। इसकी पावर आई हमारी a, r है हमारा l, इसकी पावर आ गई हमारी b, और v हमारा एल टी माइनस वन, इसकी पावर आ गई हमारी c। इसी तरीके से इन्होंने पावर इसको बढ़ा दिया। अब इसको अरेंज किया, तो अरेंज करने में आया m, k को छोड़ देना है, m की पावर आई a,
L की पावर आ रही है हमारी -a प्लस b माइनस सी, ठीक, और t की पावर आ रही है -a माइनस सी। इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। और m l t की पावर -2 इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया। अब इनका किया गया कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में क्या आया देखिए, ठीक है, कंपैरिजन करने में हमारा देखिए क्या आ रहा है, a की बराबर आ रही 1 -a प्लस b माइनस सी इक्वल टू आ रहा है हमारा 1, ये भी बना रहा है, और -a और -c भी हमारा आ रहा है -2 इक्वल टू -2, ठीक। देखिए a की वैल्यू आ गई। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, ये आती है। अब इस abc को हम इस फार्मूले में रख देते हैं, तो हमारा जो फार्मूला आता है इस हिसाब से वो आता है k ईटा की पावर 1, r की पावर 1 और v की पावर 1, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा k ईटा r v, ठीक, ये आ गया हमारा। और बाद में स्टोक्स साहब ने मेहनत करी, एनालिसिस की, रिसर्च करी, उसके बाद k की वैल्यू उन्होंने निकाली 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स लॉ के नाम से फेमस है और यही आपकी किताबों में लिखा हुआ है तरीके। लेकिन इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी की हम इसकी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का आज खत्म हुआ, ठीक। हाँ, तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के ये सब एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको अभी दिखाए, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं या समझ लीजिए कमियां हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की जो कमी है वो नंबर 1 कमी ये है कि ये जो है हमको किसी फार्मूले में जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये हमको नहीं देता है। नंबर 1 कमी इसकी ये हो गई। नंबर 2 कमी है कि ये जब कोई भी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकता, वहां पे ये फार्मूला फेल हो जाता है। नंबर तीसरी कमी है जब भी ऐसा होता है कि जब सम या डिफरेंस, जैसे कि मान लीजिए एक आता है v बराबर u प्लस एटी, एक फार्मूला है, बड़ा फेमस फार्मूला है, या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस टाइप का सम या डिफरेंस वाला कोई भी हमारा फार्मूला होता है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। डायमेंशनली ये बैलेंस होता है लेकिन हम डिराइव नहीं कर सकते इसको डायमेंशनल के मेथड से। ये नंबर 3 हुआ। और फिर नंबर 4 जो इसकी है, ये जैसे किसी फॉर्मूले में हमारा वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये हमारा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, या साइन ओमेगा टी, या फिर हमारा आता है लॉग एक्सप्रेशन आ रहा हो किसी फार्मूले में, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा हो, तो ये उस एक्सप्रेशन को भी नहीं स्टेब्लिश कर पाता है। और 5वां है यदि कहीं पे डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब जैसे कि जी का एक वैल्यू है, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, या जैसे आर है, इस टाइप का डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसका ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन भी है, तो उसका जब हम फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे, हम उसका फार्मूला इससे निकालना चाहेंगे, तो वो मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये सब जो है इसकी कमी है। तो बच्चों ये मेरा जो वीडियो डायमेंशन एनालिसिस का था वो यहीं तक है। अब अगला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं और कितनी आसानी से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, बस जरूरत हमें प्रैक्टिस की होती है। तो मैं अब जो है इस चैनल की ओनर अपनी बेटी वंशिका अग्रवाल से इजाजत चाहूंगा। तो आइए बेटा जी, हमको इस ये वीडियो खत्म करने की इजाजत दीजिए। हाँ, तो आज मेरे पापा ने आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई। आज का डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा ने आपको जो कुछ भी बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स की होगी। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ओके, बाय। थैंक यू बच्चों।